अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम ऐवान से अवाम तक में खुशामदीद और मैं हूँ आपके साथ नादिया मिर्ज़ा। नाज़रीन, हुकूमती दावा है कि कारकर्दगी की बुनियाद पर वो अगले इलेक्शन भी जीत कर दिखाएंगे और अगली दफ़ा भी वो हुक्मरानी करेंगे। बहरहाल फैसला होगा 2023 के इलेक्शन में, लेकिन इस दावे के पीछे शायद जो एक वजह है या कई वजह जो हों उनमें से एक वजह है एक कमज़ोर अपोजिशन भी हो सकती है। और हम ये देख रहे हैं कि या उसको आप कमज़ोर अपोजिशन कह लें या बटी हुई डिवाइडेड अपोजिशन कह लें, क्योंकि एक वक्त था जिसमें बड़े धूमधाम से पीडीएम मारिज़ वजूद में आई और उसके बाद जलसे हुए, जुलूस हुए, डेडलाइंस हुई, आर या पार हुआ, लेकिन वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। और कल का जो हमने पीडीएम का जलसा देखा उसकी कहीं आज कोई इतनी बड़ी उसकी न्यूज़ भी नहीं लग सकी, जहाँ तक पीपल्स पार्टी, खासकर जब पीपल्स पार्टी और एएनपी उसमें से निकल गए। उसके बाद अपोजिशन हुकूमत के ताल्लुकात अपनी जगह, लेकिन जहाँ पर मामलात कौमी इश्यूज ऐसे आ जाएं या ऐसे कोई इश्यूज आ जाएं उस पर मिल बैठना ज़रूरी होता है। शायद यही वजह है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर अपोजिशन को बाज़ाब्ता तौर पर दावत दी थी फ्लोर ऑफ द हाउस कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हो या दीगर कवानीन हो या नैब का हो जिसका एजेंडा दिया है कि मजीद सख्त किए जाएंगे कवानीन, उस पर अपोजिशन मिलकर बैठे, लेकिन अपोजिशन की तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब नहीं आया। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और जो एपीसी बुलानी थी वो भी नहीं हो सकी। शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया था कि हम अपनी एपीसी बुला के उसमें तय करेंगे कि जी क्या तरमीम होंगी और क्या फर्दर लेजिस्लेशन हो सकेगी। इस हवाले से जो पैनलिस्ट है उनसे आपका तारुफ करा देती हूँ। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। आफ्ताब जहांगीर साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सीनियर वकील भी हैं, उसके साथ साथ JUIF के सीनियर रहनुमा। अस्सलाम वालेकुम सेनेटर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। नसीम सिद्दीकी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, स्टूडियो में हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम नसीम सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। आफ्ताब जहांगीर साहब, अगर आपसे ये बात कर लूँ कि जो आप ये आज जो दावा सामने आया है कि हम अगली दफ़ा भी हम ही जीतेंगे, उसके पीछे वाकई आपका अंदाज़ हुक्मरानी है या आप समझते हैं कि इन अपोजिशन की एक कमज़ोर अपोजिशन भी उसमें एक अहम रोल प्ले करती है? बहुत शुक्रिया नादिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया। देखिए, बात ये है कि हर पार्टी को ये हक हासिल है कि वो इस बात का वो कहे कि जी अगला इलेक्शन मैं जीतूंगा। जैसे ये कहते हैं अपोजिशन जो है वो ये कहती है कि जी हम जीतेंगे और हम मतलब ये बिल्कुल हक इनका भी है, लेकिन मैं अपनी बात ये करता हूँ कि मैं ये समझता हूँ और जिस बुनियाद पर मैं ये बात करता हूँ वो मैं अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे बात करता हूँ। क्योंकि हम जब आवाम के पास जाएंगे 2023 में तो यकीनन हमारे पास कुछ होगा तो हम जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने इंशाल्लाह आने वाले 1-2 सालों में जहां हमने तरक्याती काम किए हैं उसके साथ साथ जो दूसरे इश्यूज़ हैं, जैसे जो आप यकीनन महंगाई की बात करेंगे, आप दूसरी चीज़ों की बात करेंगे, उस पर भी इंशाल्लाह हम काबू पाएंगे। और जिस तरह मैं लोगों से मुलाकात कर रहा हूँ, बिजनेसमैन तबके से मेरी मुलाकात हो रही है, कंस्ट्रक्शंस वालों से हो रही है, वो सब इसकी इंडिकेशंस दे रहे हैं कि जी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बहुत अच्छा है। तो जब हमारे पास कुछ बेहतर चीज़ें हमारी झोली के अंदर मौजूद होंगी तो हम यकीनन जब आवाम के पास जाएंगे तो आवाम जो है वो हमसे मायूस नहीं करेगी। आप यही समझते हैं कि कोई कमजोर अपोजिशन, डिवाइडेड अपोजिशन एक टफ टाइम आपको नहीं दे रही है, आप लोग सुकून से बैटिंग कर रहे हैं? एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जब भी इलेक्शन होगा, अभी इलेक्शन हो रहे हैं, आज़ाद कश्मीर का हुआ या गिलगित बिल्तिस्तान का हुआ या बाई इलेक्शंस हुए, उसके अंदर पीडीएम के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन नहीं लड़ा गया। पीडीएम को इलेक्टोरल वो तो नहीं, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब आप इंडिविजुअली लड़ेंगे तो इनके पास कुछ है नहीं। फॉर एग्जांपल पीपल्स पार्टी क्या देगी? पीपल्स पार्टी के पास तो पीपल्स पार्टी तो 2013 से पहले ही फारिग हो चुकी थी। अगर उसने इतनी परफॉर्मेंस दी होती तो 2013 सिंध में उससे ज़्यादा वोटों से आई। नहीं, अभी मैं आपको ये गारंटी कर रहा हूँ कि अगर सिंध के अंदर प्रॉपर तरीके से इलेक्शन होगा तो आप देखिएगा कि बहुत बड़ी चेंज आएगी, क्योंकि सिंध जो है डिवाइड हो चुका है। सिंध देखें, सिंध से डिवाइडेड है। नहीं, सिंध अब जो मतलब सूरत हाल है वो डिवाइड है रूरल और अर्बन के अंदर, तो आपको बहुत बड़ा चेंज नजर आएगा। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, पीडीएम के नाकामी की वजूहात आपकी नज़र में? देखिए, अगर पीडीएम नाकाम होती तो आप पीडीएम को डिस्कस न कर रही होती। मैं तो उसकी नाकामी को डिस्कस कर रही हूँ सर। आप उसको जो ना आपने दुखे दिल से उसको डिस्कस कर रही हूँ कि कहाँ गया वो आर या पार, कहाँ गया वो इस्तीफे, कहाँ गई वो लॉन्ग मार्च। हाँ, नहीं, उसमें ऐसा है, पीडीएम नाकाम नहीं है। ये दुरुस्त है कि उसमें पीडीएम के इसमें तारीख में एक वक्फा आया है। उसमें दो हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने
साथ छोड़ दिया, उन्होंने साथ मज़ीद चलना मुनासिब नहीं समझा, एक ये रीज़न आप कह सकती हो। दूसरी रीज़न्स, मौलाना साहब 2 दफ़ा बीमार हुए हैं इस दौरान, और पहली दफ़ा तो ज़्यादा शिद्दत के साथ थे बीमार। अब भी कल मैं मिला हूँ, इसके बावजूद कि वो जलसे में चले गए, परसों मिला था सारी, तो जलसे में चले गए, मगर मैंने उनको देखा, उनकी सेहत को देखा तो ठीक नहीं थे। तो ये इसमें शायद इनको कोई खुशकिस्मती का आंसर जो है ना, नाकामी को दिल पे लिया उन्होंने पीडीएम की। नहीं, यकीनन लिया होगा, ये भी बात हो सकता है, ये फैक्टर हो सकता है। ये देखिए, साथी जिन पे एतमाद होता है वो अगर आपके साथ ना चले तो इसका दुख होता है, और हर आदमी दिल खोल के सामने भी नहीं रख सकता। पीडीएम नाकाम अगर होती तो आप उसका जिक्र नहीं करती, मुझे पीडीएम की कोई एक कामयाबी बता दें। देखिए, एक अवेयरनेस जो सबसे बड़ी अवेयरनेस दी है और इस पाकिस्तान में, उसके लिए मैं मौलाना साहब को जो ना हमेशा मुबारकबाद भी देता हूँ। इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जितना वोकल आज हर शख्स है, इतना कभी भी नहीं था पाकिस्तान की 72। मैं पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ कर रहे हैं, पाकिस्तान के इदारे के खिलाफ नहीं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हम खड़े हैं। नहीं, हम नहीं, वो नहीं खड़े ना, वो नहीं खड़े, तो जो नहीं खड़े हम उसके खिलाफ खड़े। ये थोड़ी सी ज्यादती है, मगर एनीवेज नसीम सिद्दीकी साहब दोनों ने कहा, इन्होंने कहा कि हमें यकीन है, बल्कि इनको तो ज्यादा यकीन है, उन्होंने कहा जाती तौर पे भी इनको यकीन है कि ये 2023 के इलेक्शन भी लड़ेंगे। इनसे जब बात की, कहते हैं पीडीएम नाकाम नहीं है। पीडीएम आपकी नज़र में नाकाम नहीं है तो क्या कामयाब है, क्या कामयाबी है? जिस तरह पीटीआई के बारे में कहा गया कि 2023 में कामयाब होगी, वो तो हर पार्टी का हक बनता है, लेकिन आपने देखा कि पिछले दिनों जो ज़मनी इंतखाबात हुए थे उसमें पीटीआई अपनी जीती हुई सीटें भी हार गई। तो जो हुकूमत होती है उसकी कारकर्दगी जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गो कि अभी पीटीआई के 3 साल मुकम्मल नहीं हुए, मईशत के इशारे कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे। अगर तो इन्होंने आवाम को रिलीफ दिया और जिस तरह एहसास प्रोग्राम के ज़रिए गरीबों का ख्याल किया जा रहा है, फिर तो अगर ये सिलसिला इसी तरह चलता रहा तो हो सकता है कि पीटीआई अपनी उसी फॉर्म में वापस आ जाए। नहीं तो बीच में तो बहुत ज़्यादा इनकी पॉपुलैरिटी गिरती चली जा रही थी। लेकिन उसमें एक एडवांटेज ये था कि जो लीडर हैं पीटीआई के, इमरान खान साहब, उनके ऊपर क्योंकि डायरेक्ट कभी भी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा, मेहनत के साथ काम कर रहे हैं, तो लोगों को एक आस उम्मीद उनसे अभी भी है, बाकी है। तो जब वो पूरी हो जाएगी अगर 2023 से पहले, तो वो जीत भी सकते हैं, और जीतना किसी का भी हक है। अगर मैं आपसे सॉरी माजरत, अगर मैं ये कहूँ कि बिलफर्ज ज़ाहिर 2023 इलेक्शन का साल है, लेकिन अगर अभी हो जाते हैं तो पीटीआई अभी क्या इलेक्शन कैंपेन में क्या लेकर जाएगी? अभी तो कुछ भी नहीं लेके जा सकती। आपने देखा ना कि कुछ अरसे बाद पहले जब हुआ है अपना ज़मनी इंतखाबात, उसमें मुस्लिम लीग नून ने अपनी सीटें पंजाब के अंदर जीती हैं, सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने जीती है। आफ्टर ऑल उनकी पॉपुलैरिटी है, वो भी पार्टियां हैं, तो अगर वो अपना इत्तेहाद अगर कुछ कर लेंगी तो वो मजीद भी सीटें जीत सकते हैं। लेकिन जो पीडीएम का हाल हुआ है, आपने देखा है कि उसमें मेन स्टेक होल्डर्स पीपल्स पार्टी और नून लीग थी। जब उनका झगड़ा आपस में चला तो पीडीएम धड़म करके जो है ना उसका खात्मा हो गया। एक आपने इनसे कामयाबी पूछी थी, एक कामयाबी उनकी हाँ हमें नजर आई थी, जो यूसुफ रजा गिलानी ने अपनी सीट जीती थी कौमी असेंबली में सेनेट की, तो वो एक उनकी कामयाबी जरूर थी, क्योंकि उसके फौरन बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कॉन्फिडेंस का वोट लिया। तो ये थोड़ा सा उन्होंने टफ टाइम दिया था, लेकिन ये भी वो गेन कर गए जो पीपल्स पार्टी गेन कर गई। पीपल्स पार्टी प्लेड वेरी स्मार्टली। जी बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन वेरी स्मार्टली, हाँ वो वेरी स्मार्टली, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी वेरी स्मार्टली उसको काउंटर किया। फौरी तौर पे उन्होंने कॉन्फिडेंस का वोट लेके वो जो उनकी जीत थी उसको उन्होंने ज़्यादा उनको खुशियाँ नहीं मनाने दी, 2-3 दिन के अंदर अंदर ख़त्म कर दिया। तो पीडीएम का इस वक्त तो मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आपने देखा शहबाज शरीफ साहब ने जो एपीसी बुलाई है उनको रिकॉल करनी पड़ गई उसमें, क्योंकि आपस में जमातें नहीं बैठ रही और बहुत बड़ी जमात है पीपल्स पार्टी। अगर अपोजिशन इत्तेहाद में से बाहर निकल जाए तो फिर वहाँ पे आप देखें। आफ्ताब साहब एक सेकंड मुझे दीजिएगा, ये जो एपीसी बुलाई थी कामरान मुर्तज़ा साहब, इसको क्यों आज की डेट में इन्होंने कहा था ना करेंगे, वो भी उसका कुछ अता पता नहीं है, क्या हुआ उसका? 7 के लिए मेरा ख्याल है उसको जो ना इन्होंने अनाउंस किया था, जो मुझे याद पड़ता है 7 जुलाई। 7 जुलाई के लिए, तो 7 मतलब टेंटेटिव डेट थी, तो आपको कल तक शायद उसमें भी कोई आपको डेवलपमेंट नजर, टेंटेटिव भी क्यों आगे पीछे क्यों हुई मुझे नहीं पता। नहीं वो अभी नहीं हो रही, मुझे अब नहीं रही ना, अब नहीं होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी उसमें शामिल नहीं हो रही। उसमें उन्होंने अपनी रिजर्वेशन दिखाई, और आज आपने जो कश्मीर में जलसा किया बिलावल भुट्टो ने, उसमें आपने देखा कि मुस्लिम लीग नून के लिए बड़े सख्त इल्जाम लगाए हैं। तो लेकिन वो तो बनता भी था ना, कश्मीर में बेसिकली वो बनता भी था, क्योंकि ज़ाहिर अभी हुकूमत वहाँ पे PMLN की है, तो ज़ाहिर उसके खिलाफ कैंपेन चलाएंगे। अभी जो ये बात कर रहे हैं और जो ये बात कर रहे हैं, तो मेरा ख्याल है आप लोगों के लिए, आप लोगों से मुराद पीटीआई की हुकूमत के लिए बड़ी आइडियल
सिचुएशन है, क्योंकि जब मुझे याद है 2008 से 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और पीएमएलएन ऑपोजिशन में थी, उससे कहा जाता था कि फ्रेंडली ऑपोजिशन है, हुकूमत को कोई टफ टाइम नहीं देती, हुकूमत खुलकर खेल रही है। आप इस वक्त खुलकर खेलने की पोजीशन में, तो आप पे जिम्मेदारी ज्यादा है कि मैक्सिमम डिलीवर करें, क्योंकि ऑपोजिशन की तो कोई टेंशन है ही नहीं आपको। अच्छा देखिए, ऑपोजिशन का काम क्या है नादिया? ऑपोजिशन का काम ऑपोजिशन करना है, तो इसलिए ये इसका होना ना होने वाली बात नहीं है। बात ये कर है क्या रहे, ये तो आपको कुछ कर, अरे इन्होंने नहीं, कहा सुनते- हम बजट पास नहीं कराने नहीं, वो देंगे, तो आपने देखा और ना। किस तरह से अच्छा, बजट पास हुआ है। उस पे भी मैं आपके सामने ही है कि हमारे वो जो 4-6 लोग कम हुए हैं, हमें 172 वोट्स पड़े थे बजट के अंदर, और इनके 130 समथिंग 8 के ये जितने। नून लीग के तो लोग ही गायब हो गए थे वही बीच से। मैं कह रहा हूँ, तो इसलिए हमने कभी भी इतनी इनके साथ हमारी कोई परेशानी नहीं थी कि जी ऑपोजिशन हमारे लिए कोई टफ है या कुछ है। देखिए हमारा जो मुकाबला है ना, वो हमसे खुद से है। मैं आपको ऑनेस्टली बात बता रहा हूँ नाज़ी, आपको पता है मैं सीधी सीधी बात करता हूँ, मुझे इधर उधर आती नहीं। अच्छा, मैं हूँ, मेरे साथ भी मैं हूँ। हाँ देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं होगी तो मैं आवाम के पास क्या जाऊँगा? जो मैं 2018 में गया था उनके पास, और मैंने जो उनसे बातें की थी, आप यकीन करें, मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं पिछले दिनों गया तो कुछ लोग बहुत सारे बैठे थे, तो सब मेरे ऊपर चढ़ गए ना कि जी आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई। अब ज़ाहिर बात है महंगी हो गई भाई, लेकिन एक शख्स वहाँ पे खड़ा था, बड़े मियाँ, उसने कहा कि आफ्ताब साहब आप हमारी चीनी आटे की फ़िक्र ना करें। अच्छा, हाँ, मैं थोड़ा सा हौसला हुआ भाई, ये पता नहीं क्या, ये जान कोई में जान आई नया आपकी। कोई नया बम गिराएगा या कुछ हौसला दे रहा है। उसने बड़ी कीमती बात की नादिया, उसने ये कहा कि ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आपकी जो जिम्मेदारी है वो आप पूरी करें। मैंने कहा वो क्या जिम्मेदारी है हमारी? उसने कहा तरक्याती काम, हमारे रोड्स, हमारे स्कूल, हमारे हॉस्पिटल, हमारी गैस, हमारी बिजली, हमारे ये जो मसाइल हैं, ये आपकी जिम्मेदारी है, जो हम नहीं कर सकते चाहे कितने भी अमीर हों। अच्छा, तो फिर ये महंगाई कम करना किसकी जिम्मेदारी है? अच्छा सुन तो लें, अब जब हमने ये मैंने देखा तो मुझे एक हौसला मिला। अच्छा, अब हमने वो तरक्याती काम हम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके साथ अब जो महंगाई है उसको काबू करना है ना, ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि तो उसके लिए जो अब बजट भी आया है और उसके बाद जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं, तो ये इंशाल्लाह साल 2 साल के अंदर इसके जब रिजल्ट आएगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हाँ, है, तो वो जब एक ये बिजनेस बेहतरी कम्युनिटी के लिए भी एक बड़ा रिलीफ अच्छा, है। अब एक घर के अंदर अगर एक आदमी कमाने वाला है फॉर एग्जांपल, और चीनी 100 रुपये किलो है, तो वो तो 100 रुपये किलो उसके लिए तो बहुत हैवी हो गई ना, बच्चों की फीस है। अगर उसी घर में एक और आदमी कमाने वाला आ जाता है तो वो खर्चा उसका, जनरेट करनी हाँ, पड़ेगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जब आपकी कंस्ट्रक्शंस की लाइन चलेगी, आपकी दूसरी इंडस्ट्रीज चलेंगी, टेक्सटाइल चलेगी, लेकिन महंगाई तो, को कंट्रोल करना तो पड़ेगा। बिल्कुल वो है, वही एक हमारा इस वक्त मैंने इशू प्रोग्राम है। किया था, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर से मेरे पास एक गेस्ट थे, बिल्डर्स ही हैं वो, जी, और आवाज के भी चेयरमैन थे। मेरे साथ ही थे। अभी नहीं, पिछले हफ्ते एक और था, उसमें वो ये कहते हैं कि स्टील की प्राइसेस बढ़ रही हैं, जी जी, सीमेंट की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को अगर आप इंडस्ट्री का दर्जा दे रहे हैं और फिर साथ में आप प्राइसेस कंट्रोल नहीं करेंगे तो फिर उसकी कीमतें बहुत जाएंगी। तो मेरा ख्याल है कि प्रायोरिटी उन बुजुर्ग की बातों को ज्यादा सीरियस ना नहीं, लीजिएगा, महंगाई को कंट्रोल स्टील की कीजिएगा। प्राइसेस नीचे भी आई हैं, अभी आई हैं। स्टील की प्राइस नीचे हाँ आई जी है। जी जी, कब अभी आई पिछले हफ्ते। पिछले हफ्ते हाँ, प्रोग्राम जी, किया मैंने। मैं बता रहा हूँ वो। अच्छा चले, जी। अच्छा जी, ये तो हो गए महंगाई पे, ये संजीदा है और हर दफा कहते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमारे बेहतर हो रहे हैं। वज़ीर आज़म कहते हैं मुश्किल वक्त गुजर गया है, अब आने वाला दिन बेहतर होगा। ये पहले दिन आप से जवाब कह रहे हैं, दीजिएगा, ये पहले आप दिन जवाब से कह दीजिएगा। रहे हैं। इसका जवाब जरूर दे दीजिएगा, तो फिर उसके बाद उस दावत पे आएंगे जो वो वज़ीर आज़म अक्सर साहब ने कहते हैं खुद घबराना कहा है, नहीं है। जिसका आपको इंतजार था। जी, घबराना नहीं है, मगर अब हमने घबराना शुरू कर दिया। कर दिया आपने घबराना। अगर आप घबराएंगे तो फिर पीडीएम का क्या होगा? आप ना घबराएं। तो जो हो रहा था वो हो चुका, अभी भी आपको उम्मीद लगा के नहीं, आप इनको तो बैठे बहुत हैं। उम्मीद है। पीडीएम को जब बार बार आप रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये है कि पीडीएम एग्जिस्ट करती असल में नहीं, हम है। इसलिए करते हैं कि देखिए, जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है ना, जो चीजें जिनका वजूद नहीं होता, उसको कोई डिस्कस भी नहीं करता। सर, बात दफा एक लतीफा हम कई दफा सुना के enjoy करते हैं। लतीफा वो अच्छा होता है जिसको आप बार बार सुनाते हैं, ठीक है, जिसको सुन के लोग हंसते हैं ना। हाँ। खैर, anyways। तो ये देखिएगा, इसमें अपना मेरा ख्याल है कि ये अगर फर्ज कर लेते हैं कि 2 साल अगर ये पूरे भी बाकी कर लेते हैं तो भी बाकी कर लेते हैं, ना करने की कोई वजह हो सकती है, क्या? कोई भी हो कोई सकती है। एक बता दे। हमने देखिए, हमने दोबारा अब शुरू किया ना,
क्या शुरू कल किया के आपने? जलसे से शुरू किया है। मरियम नवाज ने तो कह दिया था कि अब ये हुकूमत पूरी करें, टाइम पूरा करें हाँ, अपना। ये तो आपके मरियम की लीडर्स ने अपनी है कहा ना, है, देखिए, हम हुकूमत गिराना नहीं उस- चाहते। जी, ख्वाजा आसिफ साहब उसमें ने, reasons ख्वाजा हैं। साद रफीक ने फ्लोर ऑफ द हाउस का ये बात कि हम उसमें हुकूमत नहीं रीजंस गिराना हैं। चाहते। इसमें इनको रिलीफ जो है, ये जो बेल आउट पैकेज मिला हुआ है, इनको तो पीपल्स पार्टी की वजह से मिला हुआ है या Whatever एनपी की the वजह से reasons मिला है, are, अगर मुझे या कोई- नून के किसी एक धड़े की वजह से आप कह सकते हैं कि मिला है। या ये ठीक है, नून के के धड़े की ये वजह निकला, से- ये नून में से ये निकला। इतराफ तो आया, हाँ। ये रियलाइजेशन। ये- अच्छा, हाँ, नून लीग में तो- धड़े हैं, अरे अब आप यार नजर आ रहे रुक जाए ना, नजर अब आप मेरी सीट तो ना संभाले ना। नून लीग में धड़े हैं। हाँ, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। अच्छा, आप किस धड़े के, आपके साथ कौन सा धड़ा है? हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है। नून से आप खुद सेनेटर साहब समझ आज फंस जाएंगे। गए थोड़ा सा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं नहीं, फंसा। तो फिर मुझे बताए ना, आप दोनों धड़ों के साथ कंफर्टेबल है? देखिए, इसमें पॉलिटिक्स में आपको सबको साथ लेके चलना पड़ता है। नहीं, लेकिन देखिए ना, हाँ, स्ट्रॉन्ग अब- अगर एक अब डिवाइड है इसको तो वो डिवाइड सिर्फ छोटी मोटी डिवाइड नहीं है, वो आपकी डिवीजन- नजरियाती डिवाइड है, वो आपकी हमारे narrative की हमारे divide देखिए, है। नजरियाती अगर नजरियात की बात है तो JUI खुद है, उसके इसके साथ हमारे साथ किसी और की नजरियात जो है ना वो नहीं नहीं इस नहीं नहीं, तरह से मेरा नहीं। पॉइंट ये नहीं है। यहाँ मेरा पे हम point ये बहुत नहीं है। एक महदूद सेकंड, मकासद सेनेटर के लिए साहब, नहीं, इकट्ठे। आप एक सेकंड, आपने कहा नून लीग में धड़े हैं। एक तो धड़े होते हैं ना जो किसी पर्सनल ग्रज पे या कोई एक रिलेशनशिप पे, personal वो नहीं, नहीं, यहाँ पे नजरियाती धड़े नहीं, हैं। नजरियात- एक मुफाहमती है और एक एक जो मज़ामती वो है। मज़ामती है। एक- तो आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल हैं, मज़ामती के साथ या मुफाहमती के साथ? देखिए, हम तो मज़ामती वाले हैं। लेकिन और मज़ामती वाले मज़ामती ने बैठते हैं। PDM को नुकसान कितना पहुंचाया है? PMLN लंदन है आप। हम इस निज़ाम के खिलाफ मुज़ाहमत अपनी जारी रखेंगे। तो वो रसीम सिद्दीकी साहब, ये जो मज़ामती वाला इनके साथ है, तो वो खुद कहीं है, क्योंकि वो तो PMLN नहीं, उसको लोग अब PMLN लंदन कह रहे हैं, वो तो बैकफुट पे आप है। देखें ना, कल के जलसे में भी नहीं था मज़ामती की वजह से आपको बहुत ज़्यादा PDM को नुकसान पहुंचा है, क्योंकि PMLN के अंदर भी कुछ कायदीन ऐसे हैं जो मज़ामती, जो उनके इदारों के खिलाफ बयान है और नाम लेके है, उसके खिलाफ है बिल्कुल, टोटली वो उसको नहीं चाहते। और उन्होंने कैटेगरिकली उस चीज़ का जो है वो जिक्र भी किया कि हमारे इदारों से टकराव नहीं। तभी तो शहबाज शरीफ साहब की जो मफामत की पॉलिसी आती है उसको नून लीग इस वक्त टो कर रही है, जो मुस्लिम लीग के कायदीन हैं, 100%। वो बिल्कुल। एक मेरे प्रोग्राम में एक सीनियर रहनुमा थे, सीनियर जी, सीनियर का बिल्कुल। मतलब वाकई सीनियर थे। तो जब वो इस प्रोग्राम से निकले और मैंने उनसे ऐसी कैंप की बात की और मरियम साहिबा की बात की, तो उन्होंने कहा उसमें तो कोई है ही नहीं। पंजाबी में बोला, मेरी पंजाबी इतनी अच्छी नहीं है, तो उन्होंने पंजाबी में उसका जवाब दिया कि उस कैंप में तो कोई है ही नहीं सिवाय जावेद लतीफ के। हाँ जी, बिल्कुल। तो इससे तो सूरत हाल ये है। तो अब बिल्कुल आप सूरत- उनके साथ हैं तो फिर अलग हाँ बात है। बिल्कुल। और ये PDM को असल नुकसान भी इसी वजह से वोट पहुंचा। शायद मुज़ाहमत का है, वोट मुज़ाहमत का है। आप जिस वक्त इलेक्शन के लिए सर, निकलेंगे लाहौर का सारे, जलसा याद है आपको, जिस वक्त जिसके बाद PDM मुंह के बल गिरी थी। जिस मुंह के बल गिरती तो आप एक सीट भी ना जीतते। मुंह के बल गिरते तो ये जितने भी आज तक का ये रिकॉर्ड है कि ये जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उन सब में ये हारे हैं, सब में हारे हैं ना। वो सीटें भी नहीं बचा पाए जो ये इनकी रिकॉर्ड थी। ब्रेक आपका वाला किसी ने नहीं किया जो आपने किया, हुकूमत में रहते हुए सीटें हारी। ये आप पहली अपनी बात दफा करें, हुआ यहाँ पे पाकिस्तान जाके बड़ी बात इंपॉर्टेंट करें। चीज़ है, जैसे लाहौर जलसे की आपने बात की, मैं आई विटनेस था उसका। इतना बड़ा मीनार पाकिस्तान का मैदान है, आधे से भी ज़्यादा खाली था, जबकि लाहौर से इनकी नून लीग की कितनी ज़्यादा सीटें हैं। उसके बावजूद आप वहाँ ये परफॉर्म नहीं कर सके थे, क्योंकि लोग भी पाकिस्तान के जो है वो इदारों के खिलाफ नहीं सुनना सुनना चाहते। चाहते। इसी वजह से इनको नुकसान पहुँचा। और उसकी जहाँ तक reasons जीतने थी। की बात है, तो देखें इंतखाबी इस्लाहात की जैसे गवर्नमेंट बात कर रही है, जब आप जीत जाते हैं तो आप कहते हैं बल्ले बल्ले, और अगर हार जाते हैं तो फिर आप पीपल्स पार्टी पे भी इल्ज़ाम लगा रहे हैं। कहाँ पीपल्स पार्टी और नून लीग इलेक्शन कमीशन के बाहर इकट्ठे खड़े होकर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे कर रही थी, और कहाँ कराची के इलेक्शन में किस तरह के इल्ज़ाम मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी पे धांधली के लगाए। तो बात यह है कि जो हमारे मौजूदा इलेक्शन हो रहे हैं ना, इसमें कोई जीत गया कोई हार गया, आप उसको पॉपुलैरिटी नहीं कह सकते। बहुत जाली वोट भी बने हुए हैं, बहुत और भी मसाइल हैं, और जब ये हारते हैं अपोजिशन और धांधली का शोर मचाती है, तो ये इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर इकट्ठे क्यों नहीं बैठते? लेकिन एक एंगल ये भी तो हो सकता है ना कि हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल नहीं हुई, हुकूमत ने अपना रसूख इस्तेमाल नहीं किया। बिल्कुल। इसलिए भी हालांकि ये तो रिकॉर्ड है, आप देख लें कि जब भी किसी हुकूमत के दौर में ज़मीनी इंतखाबात होते हैं तो जो मौजूदा हुकूमत होती है वो जीतती है। PTI ने ये Influence चीज़ होता है इसको उसका। बिल्कुल ऑपोजिट किया है, क्योंकि इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं किया। किसी जगह थोड़ा बहुत ज़रूर हो सकता है, क्योंकि आप लोकल वहाँ पे होते हैं, आप अपना असर रसूख इस्तेमाल कर सकते हैं,
लेकिन जिस तरह गवर्नमेंट की मशीनरी पूरी की पूरी पहले ठोस दी जाती थी उन हलकों में, वो काम पीटीआई ने नहीं किया। लेकिन फिर भी अभी वही बात आ जाती कि अगर धांधली है या ट्रेंड हो रहा है इन चीजों अभी के लिए। हाँ, लेकिन अब ये सीख रहे हैं। इस्लाहात वाली बात बहुत अच्छी है। इन सबको मिलजुल के बैठना चाहिए, क्योंकि आप देख लें कि 1948 से लेकर आज तक कौन सा ऐसा इलेक्शन हुआ है जिसमें धांधली का शोर नहीं बचा। एक्सेप्टेंस इजीली एक्सेप्टेंस हुई हो, चाहे वो गवर्नमेंट की हारने वाले की तरफ से या जीतने वाले की और तरफ ये से। इंतखाबी सर, इस्लाहात ये में क्या वजीर इनकी शिकायत थी कि वजीर सॉरी माजरत के साथ आती हूँ, इनकी शिकायत थी, इनसे मुराद अपोजिशन की, कि जी वजीर आजम दावत नहीं देते हमें इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए साथ बैठने की। अब तो इनकी वो शिकायत भी दूर हो गई, तो अब इनके क्या इनके इरादे क्या हैं और आपके तैयारियां क्या हैं? अच्छा देखिए नादिया, बहुत सख्त ज़रूरत है इलेक्शन रिफॉर्म्स की। मैं आपको फिर मैं, क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करता हूँ, मेरा हल्का है, मैं जानता हूँ, मेरा हल्का 12 लाख से कम नहीं होगा लोगों की पॉपुलेशन मेरे हल्के की, NA 252 की। ओके। और वोट पता है कितने रजिस्टर्ड हैं? 2 लाख, 2,10,15,000। अब मुझे बताएं कि मेरे जलसे के अंदर मैं जो आपको ये कह रहे हैं ना, बात कर रहे थे अभी कि जी हमने कराची में या कहीं पीपल्स पार्टी जीती। कल मैं किसी से बैठ के बात कर रहा था कि जलसे अगर देखेंगे तो हमारे बड़े बड़े जलसे, लेकिन मैं जब वो लोगों से पूछता हूँ कि मैं कहता हूँ यार ये जितना अपने वो हाथ तो खड़े करो, तुम्हारे वोट कितने जलसे के अंदर? 5, 10, 15 लोगों के वोट। अब वो लोगों की सिंपैथीज तो हमारे साथ हैं, लोगों की हमदर्दियाँ भी हैं, लोगों का प्यार भी हमारे साथ है, लेकिन वोट ही नहीं है। अब क्या है कि उसके अंदर बड़ा एक चक्कर है कि और पिछले दौर में उसको डेलिबरेटली जो है उसकी यहाँ रहने वाला है, उसका शनाख्ती कार्ड के ऊपर एड्रेस जो है सरजानी का है, वोट उसका जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद में चला गया। चलें, तो ये एक इलेक्टोरल रिफॉर्म बहुत की सख्त जरूरत है। अच्छा, अब वजीर आजम ने भी बाज़ाब्ता इनको दावत दे दी है। अच्छा अब उसमें आए, देखिए मैं यही कहता हूँ कि आप आए, बैठें, बात करें संजीदगी के साथ। आप ये कहें कि जी वजीर आजम आके बैठ जाए, तो कभी भी नहीं बैठेगा। कभी नवाज शरीफ नहीं बैठा करता था या कोई और नहीं बैठेगा, बैठेगी टीम ही बैठेगी, हैं वो बैठे उनके साथ। अगर कोई कोताही कमी कहीं नज़र आती है, कामरान साहब जैसे संजीदा लोग हैं ये कि उसको दूर करें और बेहतर कोई एक लाएँ, ताकि हम भी दुनिया की तरह, तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह, जैसे दुनिया के अंदर हो रहा है कि वो लोग एक्सेप्ट करते हैं अपनी हार को भी और जीत को भी, तो हम भी करें, क्यों नहीं करें? ऐसा थोड़ी है कि हर क्यों कतरा रही है ऑपोजिशन इस पे साथ बैठने से? इनको किसने कहा कि मैं संजीदा आदमी हूँ? नहीं, मैंने सुना था Joke of the day. मैंने सुना था। Good one. इसमें ऐसा है, इसमें जहाँ तक इलेक्शन रिफॉर्म्स का ताल्लुक है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दबाने की पूरी कोशिश की। प्रेसिडेंसी उसमें इन्वॉल्व हुई, इनके 5 मिनिस्टर, मैं ये इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि मैं ऐसी हवा में बात कर रहा हूँ। अब इन्होंने मुझे संजीदा कह ही दिया तो हो जाए थोड़े से संजीदा ऐसी बहाने आप। तो इनके तकरीबन 5 मिनिस्टर्स ने, नाम भी मैं ले सकता हूँ, नहीं बताता, बुरी बात है, वो मौजूद नहीं है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन को दबाने की, उसके मेंबर्स को दबाने की कोशिश की, हर तरह से अपनी वो कर ली। उनका स्टैंड था कि जो कुछ आप कह रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है। बात ये कि अगर एज ए पॉलिटिकल पार्टी, चले हम समझें कि ये किसी भी तरह से इलेक्शन में जीत गए, किसी भी तरह से जो है ना पार में आ गए, एज ए पॉलिटिकल पार्टी तो ज़ाहिर हम इनको एक्सेप्ट करते हैं। एज ए पॉलिटिकल पार्टी ये हमको भी एक्सेप्ट करें, अपोजिशन माने ना माने, जिस तरह से भी मानते हैं जी, ठीक है जी, जब तो दावत दी है। हाँ ठीक है, इसमें ये बात डिबेट होनी चाहिए, इस पे डिबेट होनी चाहिए, और जो चीज़ गलत है उसको, इनका रवैया, हाँ एक मिनट बात सुन लीजिए ना। अच्छा। आज ये मजबूर होके जो है ना, आज ये मजबूर होके फिर इन्होंने कहा कि जी आइए बैठ जाइए। देखिए ये जो चोर वाला काम है ना, ये छोड़ दीजिए। चोर का काम वो उस चोर को पकड़ना है, अगर पकड़ना है नैब ने पकड़ना है, अदालों ने पकड़ना है, उनको छोड़ दीजिए। ठीक है, इस वक्त जो इलेक्ट होके आया, भले वो समझ लीजिए मैं इलेक्ट होके आया हूँ, मैं सबसे बड़ा चोर हूँगा, अगर मैं पार्लियामेंट में बैठा हूँ तो आपको मेरे साथ बात करनी पड़ेगी, अनलेस के मुझे प्रूव कर दें कि वाकई मैं चोर हूँ। ठीक है, खुदा न खास्ता। तो इस वक्त जो है ना, ये चोर का शोर बंद करके, चोर जिनका काम है पकड़ना वो कर लें, उसमें आप जो है ना उसका पीछा ना करिए। आपने पार्लिमानी जमहूरियत में सबके साथ बैठना है, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठा है, तो आप माहौल पैदा करिए। मेरा ख्याल है कि लोग इस पर बैठेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अब मैंने खुद जो है ना अपनी एक कमेटी चेंज कराई, क्योंकि मेरा लीगल बैकग्राउंड है, तो मैंने अपनी कमेटी चेंज करवाई। अपने एक साथी को, मौलवी फैज़ मोहम्मद साहब को, हमने कहा कि वो दूसरी कमेटी में चले जाइए, पार्लिमानी अफेयर में मैं खुद आया, इसीलिए कि इस पर बैठ के बात करें। 12 से या 14 से इस कमेटी का फिर रेगुलर इजलास रख रहे हैं,
और उसमें जो देखिए, हम पहले तो कौम को आंसरेबल हैं, सबसे पहले हम पाकिस्तानी हैं, पहले मुसलमान फिर पाकिस्तानी, ठीक है जी। उसके बाद फिर आगे बाकी बातें चलती हैं, फिर उसके बाद पार्टीज़ हैं, उसके बाद जो है ना हम दूसरी जगहों पे आंसरेबल हैं, मगर पहले जो है ना अल्लाह के बाद अगर हम जवाब दें तो पाकिस्तानी कौम को जवाब बिल्कुल जवाब दें। तो पाकिस्तानी कौम ही तो आपसे ये एक्सपेक्ट करती है। जी, तो हम लेकिन कह रहे हैं, आपका हम कह रहे हैं कि आपका ये उसमें शिकवा जायज़ है, मुझे लगता है आपका ये शिकवा जायज़ है नसीम सिद्दीकी साहब, कि माहौल बनाना वो फिर हुकूमत की जिम्मेदारी है, माहौल बेहतर करना हुकूमत की जिम्मेदारी, इनको डायलॉग्स की टेबल पर लेकर आना हुकूमत की जिम्मेदारी। अगर इनके अंदर थोड़ी सी ये संजीदगी है कि जी हुकूमत थोड़ा सा माहौल बेहतर करे, ऑल्दो कि किया है, कंपैरेटिवली किया है, लेकिन इसमें आपको लगता है कि मजीद बेहतर करेगी तो फिर ये आएंगे टेबल। देखिए नादिया, ये बड़ा ही आपने टेक्निकल किस्म का सवाल किया। पीटीआई की जो हुकूमत आई है उन्होंने करप्शन का नारा था, करप्शन के खिलाफ नारा था, और जहां आप देखें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन है उनके ऊपर बहुत बड़े बड़े केसेस हैं, उसके अलावा पहले जो लीडर ऑफ अपोजिशन थे वो भी इस वक्त जेल में है, तो मामला वहाँ पे आके गड़बड़ हो जाता है। हुकूमत की जिम्मेदारी, बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी के पार्लियामेंट के कहते हैं कि अगर वो चोर भी है तो लेट हिम फेस द कोर्ट्स एंड लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो चोर है या वो चोर नहीं है, ये नैब डिसाइड करे और इनको जो सजाएं हैं वो दे। वो कहते हैं कि हुकूमती लोग जब हर वक्त चोर 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 कहते हैं, वो मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि बिल्कुल हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ऐवान को अच्छी तरह लेके चले और कॉम्प्रोमाइज़ करें और अपोजिशन को अपने साथ लेके चले। लेकिन आपने देखा कि जब फेटफ में तरामीम लाने वाली बात थी, उस वक्त जब आपने बुलाया तो आप फेटफ को छोड़ के आपने नैब की तरामीम की जो है वो शुरू कर दी, तो फिर वहाँ पे तो ये बात आएगी ना कि आप एनआरओ मांग रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हुकूमत आपको चोर चोर ना कहे, तो फिर जब आप आते हैं असम्बली में, पहले आप कहते हैं जी कि हमारे जो असम्बली में लाने का ऑर्डर जारी किया जाए। जब वो जारी कर देते हैं तो आप असम्बली में आगे पूरी नैब की स्टोरी सुनानी शुरू कर देते हैं, आप अपने केसेस डिस्कस करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी तो प्रॉपर तरीका नहीं है ना कि अगर हुकूमत आपको फिर मौका दे रही है, हुकूमत आपके साथ बैठ रही है, तो आप जो है वो कवानीन के ऊपर बात करें, क्योंकि पार्लियामेंट का काम है कवानीन बनाना। आवाम ने आपको पार्लियामेंट में भेजा है कि आप कवानीन बनाएं। जिस तरह जहांगीर साहब ने अभी कहा था कि उन्होंने कहा महंगाई को छोड़ दे, ये आपका काम नहीं है, तो इसी तरह जो मेंबर कौमी असम्बली है उनका काम है कि उन्होंने कवानीन चेंज करने हैं, उन्होंने लेजिस्लेशन करनी है, उसके ऊपर वो बात नहीं करते। बिल्कुल सही है, लेकिन लेजिस्लेटर का काम तो सड़कें बनवाना भी नहीं है, लेजिस्लेटर का काम गटर साफ करवाना भी नहीं है, लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है। इसके लिए इनको चाहिए कि बल्दियाती इंतखाबात कराएंगे तो बल्दियाती लोगों का काम है ना, बल्दियाती इंतखाबात होने चाहिए। एक्सपेक्ट ये करते हैं कि वो गली का नलका भी ठीक कराएगा, वो सड़क भी ठीक कराएगा, वो मेन होल का गटर का ढकना भी वो लगवाएगा, लेकिन महंगाई कंट्रोल करना इसमें दोनों का हुकूमत की बात को सीरियस नहीं लेना। नहीं, इसलिए देखिए नादिया, उसमें मैं आपको इसलिए सीरियस बात कर रहा हूँ कि ये जब आपने महंगाई की भी बात की ना, जैसे गटर बनाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, है तो महंगाई के लिए भी जो डिस्ट्रिक्ट्स और होते हैं, डीसी होते हैं, इनके लोकल इंतजामिया होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो महंगाई को भी कंट्रोल करे, समझे ना, एटलीस्ट नजर रखिए कंट्रोल के। बिल्कुल, लेकिन क्या है कि हमारे यहाँ बदकिस्मती ऐसा है कि कोई ऐसा सिस्टम, कोई ऐसा निज़ाम नहीं, तो जिसकी वजह से कि अभी रमज़ान शुरू नहीं हो उससे पहले 40 रुपए किलो मिल रहा होता है और रमज़ान का एक दिन के बाद ही वो 80 रुपए किलो पे चला जाता है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। एग्जैक्टली, दिस इज द राइट वर्ड यू हैव यूज्ड, देयर इज नो चेक एंड बैलेंस। लेकिन बात नादिया वहीं यही आ जाती है कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी सबसे ज़्यादा ज़ख़ीरा अंदोज़ी प्राइम मिनिस्टर, तो फिर ये एग्जीक्यूटिव 18वीं तरमीम कौन है? ठीक है, सूबों में कौन है, सूबों में कौन है? जिस तरह पूछा मुझे तो लगा कोई दोशीज़ा है तरमीम कौन है। मैं इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, जहाँ पंजाब के अगर सीएम का है या बलूचिस्तान केपी के, वहाँ सिंध भी तो है ना, जो कि एक अपोजिशन के अंदर। अगर यहाँ पर सिंध के अंदर अगर हालात बहुत अच्छे हों तो हम ये कह सकते हैं कि देखें जी 18वीं तरमीम के बाद सिंध के अंदर अपोजिशन हुकूमत है, तो वहाँ की सूरत हाल आप देखें कितनी आइडियल है। लेकिन क्योंकि बदकिस्मती से ये सारे, अब महंगाई पे मैं रुक जाती हूँ, ये इस्लाहात वाली ये बात कर रहे थे कि आप अपने रवैये बदलेंगे, जो चोर चोर करते हैं इसको चेंज करें। हमारे तो बहुत भाइयों वाला रवैया, बहुत करीबी ताल्लुक है हमारा। हमारा से क्या, मैं आपकी जात में ना वो करीबी ताल्लुक को पता चल गया जब आपने उनको संजीदा। इस दफा तो आप इनकी बात बता रहा हूँ मैं, इस दफा तो इनके लोगों ने तारीफ की है इमरान खान की। हाँ, डेस्क बजाई है सर, आप कमाल बात कर रहे हैं। बाद में उनके साथ क्या किया होगा आप लोगों ने। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि हम देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उससे इनकारी कोई भी नहीं है। ऑल्दो कि वो सामने से थोड़ा सा उनको अभी भी
एक है कि जी हम करें नहीं करें, आई डोंट नो, बट वो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे आज भी डाल रहे हैं कि जी आप ये अच्छा पहले आपको शिकवा होता था वजीर आजम नहीं बुलाते, वजीर आजम दावत नहीं देते, अब वजीर आजम ने दावत ना बुलाए कमेटीज में आ गया ना मामला। जी जी नहीं सर, मेरे पास जो अपोजिशन का आता था वो कहता था वजीर आजम का काम है, वजीर आजम अपोजिशन को बुलाएं, खत्म हो वजीर गई ना, आजम क्यों नहीं बुलाते? प्राइम मिनिस्टर की बात खत्म हो गई, अब मामला आ गया कमेटी में, ठीक है ना। अब बाकी माहौल इस तरह से बनाए कि कमेटी में मामला को चलने दे, उसमें सारे नहीं देखिए बात ये है कि हमारे जितना मर्जी हम चोर चोर बोलें, जैसे इन्होंने कहा, और खुद सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं बड़े मशहूर व मारूफ, तो कि अदालतों पे तो एतमाद है ना आपको, हाँ उसके अंदर भी तो इस्लाहत लेकर आए। अच्छा इन्होंने कहा कमेटी बना दी गई, आज तक कोई कमेटी निकली भी है? मुझे एक बात समझ नहीं आती, देखिए आप ये बात ना कहना कि हम चोर चोर कहते रहे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। पता क्या, देखिए हम अब इसलिए मैं वैसे एक बात कह रहा हूँ कि जब हम हालात देखते हैं ना, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, जब हम हालात देखते हैं तो हम ये कहते हैं कि यार ये बड़ा जुल्म हो गया, तो अब हम उसको अब क्या कहें, अब देखें अब चोर कहें नहीं कहें, लेकिन 2008 के इलेक्शन होते हैं जी, उसमें भी यही बात चीजें सामने आई कि एवरीथिंग वाज प्लान्ड, इंजीनियर आरओ का इलेक्शन था, प्लेट में रखी गया, पहले भी एनआरओ था ना मुझे नहीं आरओ का इलेक्शन जो आरओ का इलेक्शन तो 2013 का 2013 का था, उससे वो जरदारी साहब ने 2013 के इलेक्शन को कहा था कि ये आरओस का इलेक्शन था जिसमें पीएमएलएन जीती थी। 2008 के इलेक्शन में आपको याद होगा कि वो भी एक एनआरओ हुआ था ना मुशर्रफ साहब के साथ, और उसके बाद जी साडी बारी थे तो अड्डी बारी उस पे हो गया था। फिर 2013 वो आरटीएस का सिस्टम। सर अब तो कुछ करें, या मैं 2023 में भी एक और नई टर्मिनोलॉजी के साथ प्रोग्राम कर रही होंगी कि दफा ये हो गया। एक अर्ज करूं, कानून आप जितने मर्जी बेहतर कर लें, जब तक हमारे अंदर हमारे रवैये बेहतर नहीं होंगे ना, जो माइंडसेट है वो हमारा नहीं बदलेगा, हमेशा जुर्म जो है, मैं चूंकि लीगल साइड पे काम करता हूँ, जुर्म जो है हमेशा जो है ना कानून से कुछ आगे होता है। वो उससे जो मुजरिम होता है ना वो उससे ज़्यादा चालाक होता है, वो उसको तोड़ने की सकत रखता है। आपने यहाँ अपना माइंडसेट बदली करना है, एक पहले तो एजुकेशन का लेवल, फिर पॉवर्टी का लेवल, फिर एक्सेप्टेंस का लेवल। आप जीत गए, मुझे मानना चाहिए, ठीक है, मुझे मानना चाहिए। आप अगर बेईमानी कर रहे हैं, आपके अंदर कोई चीज ऐसी होनी चाहिए जो आपको मजबूर करे कि नहीं। अच्छा हाँ। अब मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, अभी जितने भी ज़िमनी इलेक्शन हुए जो हम ये बात कर रहे हैं कि जी आपने रिकॉर्ड सेल कायम की है, सारे हार रहे हैं आप इनको मानते हैं कि ये साफ और शफाफ हुए थे? साफ और शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान में कभी भी नहीं होते। हम सारे अपोजिशन जीती वो भी साफ शफाफ नहीं थे, कभी भी नहीं होते। तो किसने की उसमें धांधली? उसमें दोनों ने की होगी, अपने अपनी बसात के मुताबिक दोनों ने कोशिश की होगी। कोई उसमें ऐसा नहीं होगा, बहुत चंद लोग ऐसे होते हैं जो बेईमानी नहीं करते। अच्छा तो इसमें मतलब अगर आप ये कह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल मैं अगर डस्का वाले की एग्जांपल ले लेती हूँ, या कराची का 249 कौन सा हुआ था उसके एग्जांपल हम ले लेते हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि दोनों पार्टीज मैं एक मफरूजे की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं विटनेस नहीं हूँ किसी चीज का, मगर हमारा जो माइंडसेट है, हम में से हर आदमी ये कोशिश, मैं फर्ज करें मैं इलेक्शन लड़ रहा होता ना, करना जो है वो माशाल्लाह पाकिस्तान के माइंडसेट की तो दुनिया में मिसालें हैं। ग्रीन पासपोर्ट को हम अलग भी कर देते हैं, वो तो हमको अपना माइंडसेट चेंज करना है यहाँ पे। अचकज़ई से आपको किस मतलब कानून साजी तरमीम की जरूरत नहीं है, माइंडसेट चेंज करने। अब सुने, अचकज़ई को इनके महमूद खान साहब को, महमूद खान अचकज़ई साहब को हराया सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब ने जी। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने उनसे पूछा एक प्रोग्राम में भी, देखें कहता है इतना शफाफ इलेक्शन हुआ है कि कोई पूछ नहीं सकता, तो मैं जीता हूँ उसमें। अब वो जो जीत जाता है वो कहता है शफाफ तरीन इलेक्शन है, जो हार जाता है, जैसे मेरे दोस्त ने भी कहा अभी भाई ने, तो इसका हल ये है कि टेक्नोलॉजी। हाँ, आज से पहले हम वो फोन घुमाते थे, आरटीएस जिस दिन मर्जी बैठ जाए, इसमें आरटीएस बैठने के बाद आगे की जो कहानी है। अच्छा तो आपकी नजर में माइंडसेट के अलावा आरटीएस बैठने के बाद की आगे की जो कहानी है ना, वो अगर मैं आपको सुनाऊं कि आगे किस तरह लोगों को कंपनसेट किया गया है ना, उससे भी आगे चलते हैं। मेरा पॉइंट सर यहाँ पर ये है कि माइंडसेट चेंज करना अच्छी बात है, वो पूरी कोशिश आप भी कोशिश करें, हम भी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके अलावा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है, जो चीजें पहले जमाने में होती थी वो बाद नहीं हुई भी, उसमें रिफॉर्म्स आते रहे, मोबाइल फोन जिस टेक्नोलॉजी सिमट गई सेल फोन में। एक मिनट, जिस टेक्नोलॉजी की बात ये कर रहे हैं, क्या दुनिया ने, उस पूरी दुनिया ने जो हमसे बहुत तरक्की याफ्ता है, उन्होंने उसको अपना लिया? आप ना अपनाएं, ठीक है, हम उस पर डिबेट करने के लिए तैयार हैं, डिबेट देना, आप दे रहे, मैंने कह दिया, हमने इसके लिए अपनी कमेटियां जो है ना उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करवाया कि ठीक है, हम इस पे हम पाकिस्तानी अवाम को जवाब दें अल्लाह के बाद,
हम उस इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं, हम उसके लिए हमने अपनी सर, विलिंगनेस मुझे शो कर किसी दी है। एक ऑपोजिशन लीडर का वेलकमिंग स्टेटमेंट बता दे आफ्टर द पीएम इनवाइट कि जी हम इसको वेलकम करते हैं और हम आप इस इशू पे, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे देखिए, जहाँ आपके साथ बैठने को तैयार हैं। जब हम बैठ गए ना, बिटरनेस इतनी है तो किसी बड़े लीडर का स्टेटमेंट नहीं आएगा, मगर जब हम उनके जो सेकंड या तीसरे दर्जे की जो उसमें वो है उनकी लाइन जो है उसमें उन्होंने बैठने की इजाज़त दे दी है कि आप इस पे बैठो और आप इसको डिबेट करो, तो मेरा तजावीज़ ख्याल क्या है है ठीक आपके है। पास? हमारे पास इसको देख के 12 के बाद शुरू करेंगे ना, क्लास वाइज शुरू करेंगे और जितना बेहतर हो सकेगा वो बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम सारे आंसरेबल हैं सर, आंसरेबल तो हाँ, है, सारे लेकिन answerable सवाल हैं। यही है कि टाइम बहुत ज्यादा जाया हो चुका है। डोंट यू थिंक सो कि टाइम हमने बड़ा जाया बिल्कुल, कर अगर दिया? ईवीएम पे ये सब नैब कवानीन मुत्तफिक की भी मैं बात करती हूँ। ईवीएम के ऊपर अगर ये सब मुत्तफिक भी हो जाए तो बहुत मुश्किल होगा कि 2023 के टोटल इलेक्शन आप ईवीएम के ऊपर करवा सकें। लेकिन बात वही है कि जो इख्तलाफ बड़ा इख्तलाफ, किसी अपोजिशन लीडर से पूछें कि ईवीएम किस तरह प्रोग्रेस करती है, कैसे उसका डेमो प्रोसेस तो ले है, लें। डेमो तो ले लेंगे, रिजेक्ट उसमें कर कैसे, दीजिएगा। क्योंकि जब डेमो तो टेक्नोलॉजी ले की बात आती है। डेमो ले लिया इलेक्शन कमीशन ने और रिजेक्ट कर दिया, प्रेसिडेंसी में बुलवाया था उनको, इलेक्शन कमीशन- एलवी साहब इन्वॉल्व हो गए थे, मतलब जिनका कोई इलेक्शन काम कमीशन नहीं ने है। ले लिया, वो उसका इदारा है, वो अपना इदारा है। ऑपोजिशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो सर आप भी एक ठीक है डेमो ना, ले हम लें। भी करेंगे, Opposition हम भी कह रहे ले हैं, हम कमेटी में आ गए, कमेटी में आ गए और आगे चलने के लिए तैयार तो है। बात वही हो रही है, इस्तिलाहात अगर लेके आनी, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। पहले मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे, सब यूज़ कर रहे हैं। एटीएम कार्ड्स नहीं थे, अब आप लोग यूज़ कर रहे हैं ना। अब आपका नादरा का सिस्टम इतना बेहतरीन हो चुका है कि अगर आप उसको ईवीएम के साथ रिलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से ईवीएम बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, उसको देखना ज़रूर चाहिए। और अभी डेमो इस तरह नहीं होता कि कोई छोटा सा डेमो दिखाया और इलेक्शन कमीशन को मेरे ख्याल में उसके बारे में अभी कमेंट्स नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि पार्लियामेंट पहले फैसला करेगी और जो पार्लियामेंट फैसला करेगी, कानून बनाएगी, इलेक्शन कमीशन एक इदारा है, उसको उसके ऊपर अमल करना पड़ेगा। तो ये पार्लियामेंटेरियंस का काम है कि वो पहले डिसीजन करेंगे, इलेक्शन कमीशन उनसे पहले डिसीजन नहीं कर सकती और मेरा नहीं ख्याल है लेना इसी चाहिए वजह से था। ये बात की गई। ये तो लग रहा था जैसे इसी पार्टी बात बनी में है। मैं थोड़ा सा इलेक्शन addition कमीशन ने तो करूंगा। एक पार्टी का जो है ना वो उस तरह का रद्द अमल दिया है। तो आप देखिए कि नादरा का इतना बेहतरीन सिस्टम है, इस सिस्टम को लेके आए। अभी इसके डेमो इस तरह होगा कि जिस तरह अभी पीआरए के इलेक्शंस हो रहे हैं या प्रेस क्लब के इलेक्शन होंगे, उसमें डेमो दिया जाएगा, उसमें इलेक्शन करवाया जाएगा, उसमें आप भी मौजूद होंगी, हम भी मौजूद होंगे, ये भी होंगे। वहाँ देखेंगे कि वो कैसे परफॉर्म करता है 500 वोटों में, 5000 वोटों में। तो फिर उसको स्लो एंड स्लोली आप उसको आगे बढ़ा सकते हैं। और बात वही आ जाती है कि सब इकट्ठे बैठें, जो उसमें खामियां हैं उसकी निशानदेही करें, उसको दूर करें। अगर ये चाहते हैं कि हमने आवाम की खिदमत करनी है तो आवाम की खिदमत इसी तरह हो, अपनी जमात के IT एक्सपर्ट साथ ले आईटी एक्सपर्ट साथ अच्छा लें। देखिए, ये कुछ कह रहे हैं, ऐड कर दें। हाँ, ऐड कर लूँ फिर आप कर लीजिए कर लीजिए। कि तकरीबन कोई हफ्ता 10 दिन तक इस कौमी पार्लियामेंट के अंदर वो डेमो देते रहे, सुबह से आके शाम तक। जो लोग जो भी आते थे, सेनेटर या MNAs या जो भी लोग, वो जाके उसको बाकायदा उसको इस्तेमाल भी करते थे, पूछते भी थे। तो यकीनन आपने भी देखा होगा और आपने भी। मुझसे पहले हुआ होगा, मैं मार्च में आया हूँ, अच्छा। मार्च से पहले हुआ तो होगा। लेकिन ये कि मुझे तो उसमें बहुत बहुत अट्रैक्शन आपने चेक किया, देखा? जी मैंने देखा। मुझे तो उसमें, हाँ, अगर इसमें कोई कमी कोताही है तो अच्छे और एक्सपर्ट्स लेकर आ जाएं इंजीनियर्स को और इनको उसको और बेहतर कर लें। उसमें अगर कोई इनको महसूस होता है कि इसके अंदर और बेहतरी लाई जा सकती है तो वो तो उसके वो लिए कह रहे हैं ना कि हम उसको क्लॉज वाइज देखेंगे। उसको 48 है, देख- 49 है, मेरा ख्याल है। 49 है। उसको देखेंगे भी। और इसमें एक और बात जो हो सकती है, इसका पहले पायलट प्रोजेक्ट तो शुरू करें ना। अब फर्ज कर लीजिए कि खुदा न खास्ता कोई सीट खाली होती है, क्योंकि खुदा न खास्ता कहने वाली बात है ना कि या वो नहल हो जाता है या फिर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है, तो कोई सीट खाली होती है, वहाँ पे टेस्ट करिए। ठीक है, वहाँ पे आप जब टेस्ट करेंगे 2-4 मानेंगे आप लोग? आप शुरू तो करें ना, पायलट प्रोजेक्ट शुरू करें ना। बस फिर आप लोग एक रोला डाल ठीक है, देंगे। मैं एक तजवीज़ दे रहा हूँ ना। नहीं आपने कहा मानना है, आप कहेंगे लो जी एक और आरटीएस आ गया, एक ईवीएम आप लोग तजवीज़ दे रहा हूँ, आपके कैमरे पे तजवीज़ दे रहा हूँ कि इसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू करिए। मुमकिन है कि उसमें से नक्श आपको भी नजर आए, लोगों को भी नजर आए, और मुमकिन है कि ना आप ये नजर कह आए। रहे हैं कि ठीक कोई है। एक, अब जो भी अगर कोई बाय इलेक्शन होता है तो हाँ, उसमें आप अल्लाह ना EVM करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह अल्लाह ना ना करे, करे, हाँ। मगर बहरहाल इंसान है, जिसने आना है उसने जाना है, या कोई और रीजन भी हो सकता है, हम क्यों उसका वही सोच रहे हैं। बट एनीवेज, जो भी बाय इलेक्शन अगर कोई होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप एक की जा करके सकती देखिए, है, पायलट करके प्रोजेक्ट के देखिए, तौर पे। हाँ। तो फिर ये आप जिम्मेदारी लेते हैं कि तमाम ऑपोजिशन को नहीं, आप मैं तो राजी कर जिम्मेदारी, लेंगे कि मैं उसको तो अपनी accept पार्टी करें। की भी जिम्मेदारी, मैं अपनी जात की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। तो अब इस बात को तो मतलब आप देखिए अपनी ना, पार्टी की भी नहीं ले रहे नहीं, तो फिर उसमें ये एक बात मुमकिन तौर पे देखिए, मैंने ये बात डिबेट नहीं हुई है पार्टी ठीक है, के अंदर ठीक ना, पार्टी के अंदर इतनी बड़ी बात कह देना।
ये इतनी बड़ी बात तो शायद मौलाना साहब भी नहीं कह सकते ना, बाकी अपने साथियों से पूछे बगैर। सही सही। ठीक है, तो ये जिम्मेदारी कोई भी नहीं ले सकता, मगर ये एक तरीकाकार है कि आप उसको जो है ना इंट्रोड्यूस करवाइए बाई इलेक्शन में, पायलट प्रोजेक्ट लाइए। चलिए अच्छी बात है, एक टेबल पे बैठे हैं तो आप अपनी तजावीज़ भी लेकर आए। आप कुछ कह रहे हैं, मैं आगे बढ़ जाऊँ। अच्छा नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर अभी जैसे कोई बल्दियाती इलेक्शन आ जाता है, वो छोटा इलेक्शन है, उस पर ट्राई कर लें। मतलब आप किसी बड़े को मारने के बजाय हैं कि वो जो नए अभी जो इलेक्शंस आने हैं, अभी कंटोनमेंट के आने इलेक्शन 9 सारे में मुमकिन नहीं होगा, किसी नहीं, से पायलट प्रोजेक्ट शुरू वही करिए। मैं ये कह रहा हूँ कि कैंटोनमेंट के अंदर, क्योंकि वो अंडर द सुपरविजन भी फौज के होते हैं कैंटोनमेंट इलेक्शन। वही है, फिर उसी अतार के लौंडे नहीं से नहीं, वो तो मैं इसलिए नहीं कह रहा, कि मैं तो ये कह रहा हूँ कि उसके अंदर इन मशीन्स को, क्योंकि ज़ाहिर बात है कैंडिडेट्स तो सारों की बैठे होते हैं ना कैंटोनमेंट के इलेक्शंस के अंदर। तो वो अभी जो नए सितंबर में हो रहे हैं, 9 सितंबर को है मेरे ख्याल में इलेक्शन जो अनाउंस हो चुके हैं, तो उसमें किसी में कर लें, ये आप तजवीज़ दे दीजिएगा। नहीं, अच्छी तजवीज़ है, कम से कम पीडी के प्लेटफॉर्म पर डिस्कस तो जरूर कर लीजिएगा। जी जी ठीक है, अब वो आपकी मर्जी है कि कौन से नून लीग, अब जो नून लीग के जिस लड़के के साथ आप है वो आपके साथ नहीं है, अब जो आपके साथ है अब आप उसके साथ पता नहीं है कि नहीं है। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फरूक हबीब साहब, उन्होंने एक और चीज़ की, उनका एक तो ये कि किसी को क्लीन चिट नहीं देंगे, नैब के कवानीन को मजीद सख्त करने की ज़रूरत है और इसको हम शायद अब मजीद सख्त करें। तो अभी जो नैब के कवानीन है, वो फेटअप वाली जो आपने बात की थी, तो उसी पर इतना बड़ा एक मरासला आ गया था कि जी यहाँ आप इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो करें। तो अब ये जो मजीद सख्त करने वाली बात है, तो इसमें तो ये अपोजिशन मजीद नाराज देखिए, मजीद सख्त गवर्नमेंट अकेले तो उसको मजीद सख्त नहीं कर सकती, अपोजिशन पार्लियामेंट के जरिए करेगी और इनको सख्त होना चाहिए। देखें, अगर मेरे दिल में कोई चोर नहीं है तो मैं अच्छे लॉ की तरफ क्यों नहीं जाऊंगा? मैं तो चाहूंगा ना कि जिसने चोरी की है वो पकड़ा जाए। इसलिए नैब कानून सख्त करने की ज़रूरत है कि आपकी प्रोसिक्यूशन बहुत कमज़ोर होती है। जो मुलजिमान होते हैं वो बड़े बड़े वकील कर लेते हैं। वकील साहब हमारे साथ बैठे होंगे, ये बताएंगे कि वाकई जब एक पढ़ा लिखा वकील होता है, बैरिस्टर होता है, बाहर से पढ़ के आता है, वो जब अदालत में जाता है तो वो केस को बड़े अच्छी तरह प्रेजेंट करता है। और नैब की तरफ से बड़े हल्के वकील पेश होते हैं, उनकी तनख्वाहें भी कम होती हैं, फिर गवाहान मुनहरिफ हो जाते हैं, फिर पेपर्स गायब हो जाते हैं। आप देखें कि पिछले दिनों जो अपना वो था लंदन वाला मामला था ब्रॉडशीट का, उसमें रिटायर्ड जस्टिस हमारे सुप्रीम कोर्ट के अजमत शेख साहब थे और उन्होंने कहा जी कि कागजात यहाँ से भी गायब हैं, एम्बेसी से भी गायब हैं। तो ऐसे कानून बनाने पड़ेंगे कि ये जो लोग फैसिलिटेटर्स होते हैं ना इदारों के अंदर, इनको भी पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये फैसिलिटेट करते हैं मुल्ज़िमान को। अगर किसी ने 10 अरब की करप्शन की है तो वो 50 करोड़ रख लेता है कि मैं ये बांट दूंगा या बड़े वकील में कर लूंगा। ठीक है ना, तो कानून इतने सख्त होने चाहिए। हमारे साथ भी वो बांट लेते हैं क्योंकि ये वकील साहब बताएंगे कि वाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना कोई इतना आसान नहीं होता। आप यूरोप में भी देखें, इंग्लैंड में भी देखें कि वो मुत्तहिदा के जो लीडर है उनके खिलाफ कितना बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का केस हुआ था, लेकिन वो उसको साबित नहीं कर सके। इसी वजह से वो अच्छा, ये जो बड़े वकील की बात करें ना, एक बड़े वकील मेरे प्रोग्राम में भी आए थे, तो वो जिसके बारे में बड़ी खिलाफ बातें कहते, प्रोग्राम के बाद मुझे कहने लगे उस केस में उनका वकील मैं हूँ। तो मैंने कहा आप? तो कहते मैंने रोटी नहीं खानी। तो मैं हैरान रह गई, इनके अंदर आप ये बात करें आप नहीं, वो मैंने रोटी नहीं खानी, तो वकीलों का तो ये उनका हक मामला है। नहीं, उनको हक नहीं था कि जिसका ब्रीफ वो होल्ड कर रहे हैं या उनके खिलाफ या उनके हक में बात करते हैं ना, ये फिर उनका हक नहीं था। अवॉइड कर लेते हैं हम उससे। वकील तो वकील है ना। नहीं, हम अवॉइड करते हैं उससे, हमारी अपनी अखलाकियात हैं। ठीक है। अच्छा, नैब कवानीन, इसमें मजीद पहले तो आप लोग एक ऑर्डिनेंस भी लेकर आ जाते हैं, तो आइंदा जो है वो इस ऑर्डिनेंस पे फिर ये लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, तो कोशिश ये करें कि तमाम चीज़ें जो है वो मफामत के साथ इनको ऑन बोर्ड लें, लेकिन नैब कवानीन में मजीद सख्ती इनके साथ अच्छा चल देखिए, पाएगी। कोई भी काम, देखिए मैं ये समझता हूँ, मैं बिल्कुल ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि कोई भी आप कानून साजी करें, अगर उसमें सबकी राय शामिल हो जाए, स्टैंडिंग कमेटीज़ के अंदर उस पर अच्छी डिबेट हो जाए, और जहाँ आइडियल सिचुएशन, हाँ उसमें, क्योंकि देखें जब आप किसी भी कानून को सख्त करने की बात करते हैं ना, तो उसमें ये मतलब फील नहीं आना चाहिए कि ये हमारे लिए हो रहा है। ये फील तो नहीं आएगा अपोजिशन को कि हमारे लिए हो रहा है। नैब कानून में आपको लगता है सख्ती की मजीद ज़रूरत है? जिस चीज़ को सख्त करते हैं ना आप, उसमें पता क्या, फिर चोर रास्ते और पैदा हो जाते हैं। हम अपने माशरे को भी देखिए ना, या जो चीज़ आप महंगी करते हैं, फ़र्ज़ करें बिजली चोरी होती है ना, महंगी करते हैं ना, उसमें चोरी में इजाफा हो जाता है। तो फिर एनआरओ दे दें? नहीं, किसी को एनआरओ ना दे, एनआरओ ना दे, सिर्फ जो कानून मौजूद है उसकी इम्प्लीमेंटेशन कमजोर है ना। अभी उन्होंने बताया कि प्रोसिक्यूशन इतनी वीक होती है, साबित नहीं होती चीज़। इम्प्लीमेंटेशन का मसला है। अदालतें कहती हैं कि 10 दिन पहले बताएं गिरफ्तार करने से। अच्छा, इन शॉर्ट ये टाइम कम है,
नैब कवानीन में मजीद सख्ती की जरूरत नहीं? नैब का अदारा होना नहीं चाहिए, कोई स्पेशल अदारे नहीं होने चाहिए। आपका सिस्टम जो है ना वो होना चाहिए, जैसे FIA है फेडरल साइड पे, जैसे पुलिस है। तो फिर आप मानेंगे कि वो तो हुकूमत के अंडर है? ये किसके अंडर है? उसको नहीं मानते तो FIA को कौन मानेगा? ये किसके अंडर है? इसका बटन इसका बटन तो यहाँ पे है। सेनेटर साहब बहुत शुक्रिया, आफ्ताब जहांगीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्तसरन ये कि अपोजिशन इस बात पे तो राजी है कि इस्लाहात होनी चाहिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म होनी चाहिए। ताहम कामरान मुर्तज़ा साहब का कहना है कि नैब जैसा कोई इदारा ही नहीं होना चाहिए। बहरहाल हुकूमत का तैयार किया है, नैब कवानीन में मजीद सख्ती करेंगे। अपोजिशन की हिमायत हासिल होगी या नहीं होगी, ये पार्लियामेंट का हाल बताएगा कि उसका क्या अहवाल होता है। नादिम मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।